चलिए, हम लोग ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट शीट और सबसे बड़ी शीट सिमिलरिटी कर रहे हैं। ठीक है जी, और सिमिलरिटी खत्म होने वाला है। अगली शीट कॉन्ग्रुएंसी ही है अन्वेश जी। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सिमिलरिटी खत्म करेंगे, शुरू भी करेंगे। चलिए, एक ट्राइंगल एबीसी की सवाल नंबर 59 तक हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 60, एक ट्राइंगल एबीसी की मीडियन एडी को बढ़ाया जाता है और उस पर एक परपेंडिकुलर सीएफ डाला जाता है। ठीक है, बीई एडी के परपेंडिकुलर है बीई। अगर बीसी 34 है, डीएफ 8 है, तो आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या होगी। बीई की लंबाई, चलो ये सवाल है। गजब क्वेश्चन है मेरे भाई, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़िए मेरे भाई। चलिए देखो बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, ये मान लो बच्चों ट्राइंगल है ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब बोला है ट्राइंगल एबीसी की मीडियन एडी को बढ़ाया जाता है और उस पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है सीएफ। सीएफ कहां से डाला जाएगा? सी से। तो भाई मान लो ये ट्राइंगल की मीडियन है, अब इस मीडियन को आगे बढ़ाया मेरे भाई। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये इसकी मीडियन है एडी। अगर ये मीडियन है तो ये डी मिड पॉइंट होगा, बीडी सीडी बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब पॉइंट सी से इस मीडियन पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। ये पॉइंट सी से इस मीडियन पर परपेंडिकुलर डाला है, 90 डिग्री का एंगल है सी एफ। सी एफ डाला जाता है। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। बीई परपेंडिकुलर टू एडी, बीई एडी पे परपेंडिकुलर है। बीई बीई मतलब पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये लाइन आ गई बीई जो आपका एडी पे परपेंडिकुलर है। ये एंगल भी आपका यहां पे 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। बोला अगर बीसी की लंबाई 34 है, डीएफ 8 है, तो बीई की लंबाई क्या होगी? बीसी की लंबाई 34 है, अगर एडी मीडियन है तो आपको पता होना चाहिए डी मिड पॉइंट होगा, तो आधा आधा हो जाएगा, 17 17, हाफ हाफ हो जाएगा मेरे भाई, 17 17। ठीक है, और डीएफ की लंबाई 8, डीएफ की लंबाई 8 है। सवाल में आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या होगी, बताओ मेरे भाई। अगर ध्यान सुनना, ये 90 डिग्री के सामने 17 है, ये 8 है, तो 15 आ जाएगा, 15। आप बोलोगे हाँ सर, ये 15 आ गया सीएफ। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या होगी, क्या होगा आंसर? मेरा तो आंसर आ चुका है 15 ही करेक्ट है। एक्चुअली आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बीईडी और ये राइट एंगल ट्राइंगल सीएफडी, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर क्या मेरे प्यारे भाई? कॉन्ग्रुएंट ही हो गए मेरे दोस्तों, सिमिलर हैं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 90। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होगा, ये थीटा ये थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर दो एंगल बराबर हैं, अगर दो एंगल बराबर है मेरे प्यार में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। भाई ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। जब सिमिलर हो गए मेरे भाई तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? अब यहां देखो, यहां 90 डिग्री के सामने ये भी 17, यहां 90 डिग्री के सामने ये भी 17 है। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल है, बराबर है। करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। ये इन दोनों ट्राइंगल के, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम है। दोनों राइट एंगल है, थीटा थीटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो एंगल बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। यानी कि मेरे भाई सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। 90 डिग्री के सामने यहां भी 17 है, 90 डिग्री के सामने यहां भी 17, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो बराबर होनी चाहिए। अगर यहां थीटा के सामने 15 है, तो यहां भी थीटा के सामने सेम आएगा 15, तो 15 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, 8 15 17 का ट्रिपलेट था अंकुश वर्मा जी। आइए, सवाल नंबर है प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर 61। ये बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है?
अगला सवाल, गजब का क्वेश्चन है ये सवाल, 3 से 4 बार सेम डाटा बदल के एग्जाम में आया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़िए, ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। डी साइड ए सी पर एक ऐसा पॉइंट है कि बी डी बराबर बी सी, बी डी बी सी के बराबर है। अगर ए बी 12.5 है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है साइड डीसी की लंबाई क्या है, डीसी की लंबाई क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। ए बी 12.5 है, बी सी 5 है, इस तरीके से मेरे दोस्तों। ये ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी, बच्चों ये ट्रायंगल ए बी सी है। स्टूडेंट आपके सामने ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। इसमें साइड ए बी ए सी के बराबर है, ये साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है, यानी कि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। क्या आप मेरी बात को समझे? ये दोनों साइड बराबर हैं भाई, ये दोनों साइड, जो साइड ए बी की लंबाई है वही ए सी की लंबाई है, ए बी ए सी बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। बोला ए बी 12.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए बी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी 12.5 सेंटीमीटर होगा, और ये बीसी आपका 5 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड आपको पता है, और साइड ए बी ए सी के बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे पढ़ो, डी ए सी पर एक ऐसा पॉइंट है कि बी डी बराबर बी सी। इस साइड ए सी पर एक पॉइंट डी ऐसा है, साइड ए सी पर एक पॉइंट डी ऐसा है कि बी डी बराबर बी सी, यानी कि बी डी बी सी के बराबर है। बी डी बी सी के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? बीडी बीसी के बराबर, इसका मतलब जो लंबाई बीसी की है सेम वही लंबाई बीडी की है। बोलो हां। यानी कि ट्रायंगल बीडीसी भी आइसोसेलेस है। साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर बीसी, जो बीडी की लंबाई है वही बीसी की लंबाई है। अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी को देखूंगा भाई, अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी को देखूंगा तो यहां पर भी दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अगर ये थीटा है, बीडी के सामने थीटा, तो बीसी के सामने ये एंगल भी थीटा आएगा मेरे भाई, थीटा। आपसे पूछा है सीडी की लंबाई कितनी है, करो ये सवाल है, सीडी की लंबाई पूछी है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहां पे दो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ये बड़ा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें थीटा थीटा है, थीटा 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 थीटा, ए बी सी, ए बी सी। एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे भाई, ये बी डी सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वाला है बी डी सी, इसमें ये दोनों साइड बराबर है मेरे भाई, ये एंगल थीटा थीटा। आप बताओ, अगर दो एंगल बराबर है थीटा थीटा, अगर दो एंगल बराबर है थीटा थीटा, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ए बी सी और बी डी सी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। एक बात मैं बता देता हूं, सिमिलर ट्रायंगल की हर साइड में सेम रेशियो चलता है मेरे भाई। जैसे यहां पे इस ट्रायंगल की ये साइड 12.5 है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है। देखो ये इक्वल साइड और नॉन इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, नॉन इक्वल साइड है, ये बराबर भुजा, ये बराबर नहीं है। तो इस ट्रायंगल में जो इक्वल और नॉन इक्वल साइड का रेशियो होगा वही इस ट्रायंगल में भी इक्वल और नॉन इक्वल साइड का रेशियो होगा। 12.5 और 5 किससे कट रहा है? 2.5 से। 12.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किससे कट रहा है? 2.5 से। 2.5 पंजे 12.5, 2.5 दूनी 5। तो यहां मेरे प्यारे भाई बड़े वाले ट्राइंगल में जो इक्वल साइड है और जो नॉन इक्वल साइड है उसका रेशियो 12.5, 5 का रेशियो 5:2 है। तो इस ट्राइंगल बीडीसी में भी सेम ही रेशियो चलेगा। इस ट्राइंगल बीडीसी में भी इक्वल साइड और जो नॉन इक्वल साइड है उसका रेशियो 5:2 ही रहेगा। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये साइड डीसी इक्वल नहीं है, यानी कि इनका रेशियो भी 5:2 होगा। ये रेशियो में 5:2 होगा। अगर 5 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगी। तो डीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर और ये आंसर है पहला ऑप्शन। खत्म। 1.8 नहीं है, 2 आंसर है।
अगर बड़े वाले ट्राइंगल की, भाई यहां पे ट्राइंगल सिमिलर है, साइड का रेशियो कितना है, 2.5 से जाएगा 2.5 से, 5 5 2, तो ये रेशियो भी 5 5 2 होगा। 5 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगी। खत्म सवाल। अच्छा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आया होगा, कई बार ये पेपर में आया है। आगे चलेंगे दोस्त, अगला सवाल नंबर 62 63 64, 3 क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए भाई, सवाल नंबर 62 63 64। चलो, तीनों ही सवाल एक ही कंसेप्ट पे हैं, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, तीनों सवाल एक ही कंसेप्ट पे हैं। चलो, ये 10वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है ये कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसी पर ये सारे सवाल होंगे। सब बच्चे प्यार से समझिएगा, सब बच्चे प्यार से समझिएगा प्यारे दोस्त। मान लो मेरे दोस्त एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर ये एक लाइन हमें दिखाई दे रही है। अब दो पैरेलल लाइन खींची गई हैं, ये लाइन और ये दो समांतर रेखाएं मेरे भाई, दिखाई दे रहा है ठीक से? आप बोलोगे यस सर। ये दो समांतर रेखाएं हैं मेरे भाई, ये लाइन है ए बी, और ये दूसरी पैरेलल लाइन खींची गई यहां सी से सी डी। तो ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं। ये ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपने बस दो समांतर रेखाएं खींच दी ए बी और सी डी, और यहां इन दोनों को ए और सी को मिला दिया। ए बी सी डी तो पैरेलल लाइन है, आपने ए और सी को मिला दिया। अब करना क्या है आपको, ये चीज समझनी है। इसके टॉप को दूसरी लाइन के बॉटम से मिलाना है, इसके टॉप को इस पहली लाइन के बॉटम से मिलाना है, यानी कि ऐसे तिरछा तिरछा मिलाना है। इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाया, इसके टॉप को पहली लाइन के बॉटम से मिलाया। समझ में आया? आप बोलोगे सर समझ आ गया। ये दोनों लाइन मेरे दोस्तों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट पी पर। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पॉइंट पी पर काट रही हैं, पॉइंट पी पर। क्लियर है? सबको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उनको मिलाया ए सी को, एक के टॉप को दूसरे के बॉटम से, दूसरे के टॉप को पहले के बॉटम से, ऐसे तिरछा तिरछा मिला लिया। ये लाइन एक दूसरे को यहां बिंदु पी पर काट रही हैं। अब इस पॉइंट पी से इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन खींच ली। इस पॉइंट पी से जाने वाली मेरे प्यारे भाई इन दोनों ही लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल एक और लाइन खींच ली पी क्यू, एक और लाइन खींच ली मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां लाइन ए बी, ये लाइन पी क्यू और ये लाइन सी डी, ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। मुझे लगता है सभी को फिगर समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं। ए बी पी क्यू सी डी पैरेलल है। अब कंसेप्ट आ जाते, कंसेप्ट क्या है? मान लो अगर इसकी लंबाई x है और ए बी की लंबाई x है, सी डी की लंबाई y है, तो ये हमारा पी क्यू है, पी क्यू की लंबाई z है। तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, डायरेक्ट रिलेशन होता है z बराबर, कॉन्सेप्ट क्या है? z बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, z बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मेरे दोस्तों फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कई बार ये फॉर्मूला आपके पेपर में पूछा गया है। हो सकता है कोई वैल्यू दे दे, मान लो इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दे, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे दे, आपसे ये पी क्यू की लंबाई पूछ ले, आप इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। तो दो पैरेलल लाइन है, उनके बेस को मिलाया गया है, फिर तिरछा तिरछा मिलाया गया। जहां ये दोनों काटते वहां से एक और पैरेलल लाइन खींची गई है, ये एक्स है, वाई है, जेड है। तो जेड की जो वैल्यू होगी वो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। सेम थ्योरम 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में है, सेम थ्योरम। ठीक है, चलिए। आप मेरे प्यारे भाई ऐसा मत समझिए कि मैंने केवल थ्योरम लिखवा काम खत्म कर दे, मैं इसका प्रूफ भी आपको समझाऊंगा, प्रूफ भी आपको समझाऊंगा मेरे भाई। जहां ट्राइंगल के अंदर पैरेलल लाइन खींची जाती है वहीं लगती है थेल्स थ्योरम।
आप ये देखो, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मेरे भाई बच्चों, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, और ये क्या इसके अंदर पैरालाइन है, ये पैरालाइन इसमें दिखाई दे रही है, बोलो हाँ कि ना, इसके अंदर ये पैरालाइन भी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है जी। अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस तरीके से फिगर है कि ये ट्रायंगल है, इसके अंदर पैरालाइन है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, ये छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल क्यू पी सी, दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। छोटे ट्रायंगल में जेड है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड एक्स है, छोटे ट्रायंगल में जेड है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड एक्स है, बराबर। छोटे ट्रायंगल में मेरे दोस्तों सी क्यू है, और बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड पूरी आ जाएगी सी है। बात समझ में आ गई भाई? छोटे ट्रायंगल में ये यहां से यहां तक सी क्यू है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड पूरी आ जाएगी सी से लेके ए तक सी है, यानी कि ये आ जाएगा सी क्यू बटा सी है। किसी को कोई डाउट? किसी को भी इसमें कोई डाउट हो बेटा? अगर अब आपको डाउट भी है तो मैं डाउट खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए आपको थेल्स थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। मान लो ये जेड है, एक्स है, तो जेड से एक्स का रेशियो, ये छोटी करस्पॉन्डिंग साइड और ये बड़ी करस्पॉन्डिंग साइड, ये रेशियो के बराबर होगा। ये आ गया मेरे भाई यहां पे सिमिलरिटी लगा के, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, सेम टू सेम। ये देखिए मेरे भाई, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ सर ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसमें ये लाइन पैरेलल खींची गई है, तो यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, ये छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसे पैरेलल खींचा गया, आप बोलोगे हाँ सर सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड है छोटे बड़े ट्राइंगल में जेड ए वाई, ये करस्पॉन्डिंग साइड है मेरे भाई ये जेड और वाई, तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा जेड बटे वाई। अब छोटे ट्राइंगल में अगर ये ए क्यू है तो बड़े ट्राइंगल में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आएगी एसी, बड़े ट्राइंगल में एसी। छोटे ट्राइंगल में अगर ए से क्यू तक है संगत, ए से क्यू ले रहा हूं तो बड़े ट्राइंगल में उसके करस्पॉन्डिंग साइड ए से सी तक लेना पड़ेगा एसी। तो जेड से वाई का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे भाई ए क्यू बटा ए सी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी बुराई या परेशानी नहीं है। तो बेसिकली हमने दोनों ट्राइंगल में टिंच एकदम सिमिलरिटी थेल्स थ्योरम लगा ली। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे कि मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई, जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई बराबर राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। अब एक बात देख रहे हैं भैया, यहां नीचे नीचे मेरे दोस्तों यहां भी सी ए है, यहां भी सी है, यार ये तो एक ही बात है। चाहे सी से ए बोलू चाहे ए से सी बोलू, बात तो एक ही है। चाहे सी से ए बोलू चाहे ए से सी बोलू, बात तो एक ही। आप बोलोगे हाँ सर, तो नीचे आ जाएगा ए सी, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर आ जाएगा सी क्यू प्लस ए क्यू, सी क्यू प्लस ए क्यू। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। जेड कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये AC है नीचे, ऊपर क्या आ गया बेटा CQ प्लस AQ, ये CQ प्लस AQ, CQ प्लस AQ है बेटा, ये CQ प्लस AQ तो CA ही है। CQ में AQ जोड़ूंगा, CQ प्लस AQ AC के बराबर ही तो आ गया, ये AC तो आ गया। बोले हाँ, आप बोलोगे सर AC से AC कट गया। जेड मेरे दोस्तों यहां पे कॉमन है, एक्स वाई मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाई प्लस एक्स बराबर आ गया 1, बराबर 1 आ गया। ठीक है, या जेड मैंने कॉमन ले लिया 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y, जेड चला जाएगा राइट साइड में, ये AC से AC कट गया, 1 बचा 1 बटे जेड, 1/x प्लस 1/y 1/z आ गया बेटा, ये आ गया 1/x प्लस 1/y बराबर 1 बटा जेड। इसी का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा, इसी का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेने से ये आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का प्रूफ हो गया बच्चे। आगे थ्योरम वो ले लेंगे आप, आ जाएगा एलसीएम। तो मुझे लगता है सबको समझ में, सबसे स्मार्ट प्रूफ मैंने बताया ये 10वीं क्लास में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आता है ये। चलो समझ में आया? तो बच्चों ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट। इसी पर बेस सवाल है 2016 सीजीएल मेंस का, पुराना क्वेश्चन है
पर मैं फिर भी हर बैच में करवाता हूं। 2016-16 मेंस का सीजल का सवाल है, बताइए बच्चे, करो। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, बस चित्र बनाना है। आप अगर चित्र बना गए तो सवाल हो गया। करो। मेरे जैसे आदमी को स्कूलों का प्रिंसिपल और टीचर बना देना चाहिए, जो मेरे जैसे हो, ना स्कूल के बालक पढ़ने लगे। देख लेना। करो सवाल। let S be as an arbitrary point on side PQ of an acute angle triangle PQR. ठीक है। Let T be the point of intersection of QR extended with the straight line PT drawn parallel to SR through P. अच्छा भैया, पहले तो चित्र बना लेते हैं। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR है। सबसे पहले तो इस सवाल का डायग्राम बना लें, यही बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए मेरे भाई ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है। आप बोलोगे सर गोरा ट्राइंगल। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है PQR। भुजा PQ पर एक पॉइंट S है। PQ पर पॉइंट लेना है ना, तो मैं नीचे ले लेता हूं मेरे भाई, ये आ गया। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR है। यहां भुजा PQ पर एक पॉइंट S है और मैंने PS को ये मिला दिया, ये मैंने PS को मिला दिया। अब सवाल पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है पॉइंट P पर लाइन SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो QR को आगे बढ़ाने पर T पर मिलती है। ध्यान सुनिएगा, PQ पर एक पॉइंट S है। लेट T be the point of intersection of QR extended with the straight line PT drawn parallel to SR through P. ये लाइन SR है। SR के पैरेलल पॉइंट P से एक लाइन खींची जाती है। SR के पैरेलल, ये लाइन SR है, SR के पैरेलल पॉइंट P से एक लाइन खींची जाती है जो QR को आगे बढ़ाने पर पॉइंट T पर मिलती है। जो QR को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों, QR को एक्सटेंड करने पर पॉइंट T पर मिलती है। आप मेरी बात समझे? आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को बहुत अच्छे से समझे हैं। मेरे भाई ये पॉइंट P से SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो QR को आगे बढ़ाने पर एक्सटेंड करने पर यहां पॉइंट T पर मिलती है। ऐसी पहली लाइन है। लेट T बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ QR एक्सटेंडेड with the straight line PT drawn parallel to SR through P. Through P यानी कि मेरे भाई बिंदु P पर रेखा SR के समांतर एक लाइन खींची जाती है जो QR को आगे एक्सटेंड करने पर बिंदु T पर मिलती है। ये हो गया। ऐसे ही आगे बढ़िए मेरे भाई। बिंदु Q पर रेखा SR के समांतर एक लाइन खींची जाती है बिंदु Q पर जो PR को आगे बढ़ाने पर U पर मिलती है। अब इस पॉइंट Q से SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। इस पॉइंट Q से SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है इस पॉइंट Q से मेरे भाई, ठीक है। जो PR को आगे बढ़ाने पर U पर मिलती है, जो साइड PR को आगे बढ़ाने पर यहां मिलती है पॉइंट U पर, जो PR को आगे बढ़ाने पर यहां मिलती है पॉइंट U पर। सवाल यह है, ठीक है, तो Q से SR के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है और यह लाइन PR को आगे एक्सटेंड करने पर U पर मिलती है। बोला PT की लंबाई स्मॉल a है, QU की लंबाई स्मॉल b है, तो पूछा SR की लंबाई क्या होगी, SR की लंबाई। अब क्या आपको समझ नहीं आ गया? ये थ्योरम ही तो है, ये थ्योरम ही तो, बस चित्र थोड़ा सा मैंने नुकीला बना दिया है।
है भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके टॉप को ऐसे मिला है, इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला है, यहां से एक और पैरेलल लाइन खींची, ये ए है बी है, तो ये क्या आएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सीधा थ्योरम ही पूछा गया है, बट इसका डायग्राम थोड़ा बनाना आपको पड़ेगा। आगे चलते, सवाल नंबर 63 करो। Two poles of height 2 meter and 3 meter are 5 meter apart. The height of points of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of opposite pole is। गजब का सवाल है। 2 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे 5 मीटर की दूरी पर हैं। मेरे प्यारे भाई, ये एक लाइन है, दो खंबे हैं, एक 2 मीटर का प्यारे बच्चों और एक 3 मीटर का। मेरे भाई प्यार से समझिएगा, एक 2 मीटर का खंबा है 2 मीटर ऊंचा, और एक 3 मीटर ऊंचा खंबा है। ये 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। यह सवाल बोला गया बेटे, खंबे ना सीधे खड़े किए जाते हैं, खंबे सीधे सीधे खड़े होने का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे खंबे खड़े होंगे। ये बात समझिएगा मेरे भाई, 90 डिग्री के एंगल पे खंबे खड़े होंगे। आपसे क्या पूछा है, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट बताओ जो ईच पोल के टॉप को अपोजिट पोल के फुट को मिलाने से बनता है। यानी कि मेरे भाई, आपको हर पोल के टॉप को, इस पोल के टॉप को दूसरे के फुट से मिलाना है, इसके टॉप को दूसरे पोल के फुट से मिलाना है, मिला दिया तो ये बना इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर यही बना, एक पोल के टॉप को दूसरे के फुट से मिलाना है, इसके टॉप को दूसरे के फुट से मिलाना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट, हाइट मतलब इसकी जमीन से दूरी आपको बतानी है। हाइट का मतलब है बेस क्षैतिज से दूरी, दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये बतानी है बेटा। ये तीनों ही लाइन परपेंडिकुलर खड़ी, यानी कि तीनों ही लाइन का एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी मेरे भाई। मान लो ये जमीन है, जमीन पे आपने 3 खंबे खड़े कर दिए, 3 खंबे खड़े कर दिए, तो ये तीनों खंबे पैरेलल होंगे कि नहीं, 90 डिग्री के एंगल पे खड़े कर दिए। समझ में आया? ये 2 मीटर है 3 मीटर है, क्या वही कंसेप्ट नहीं लग गया मेरे भाई? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, ये आपको बेवजह दे रखा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे खींची जाए खटक खटक, तो ये डिस्टेंस कितने की, 2 × 3/2 + 3, यानी कि 6/5। 6 को 5 से भाग देंगे, 1.2 मीटर आ गया सवाल का आंसर। 1.2 मीटर आ जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट। विकास जी 1.25 कौन सा भांग खा के आ रही है तुम्हारी? हैं? लग रहा सरकार ने तुम्हारा विकास कर दिया। सवाल आसान है, बट एक बार बच्चे को समझ आ जाए कि चित्र बनाना कैसे। चले आखिरी सवाल करेंगे मेरे भाई इस टाइप का, आखिरी बताओ। इसलिए मैंने प्रूफ समझाया था मेरे भाई, हालांकि मैं इसका इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, पर मैंने प्रूफ इसलिए समझाया क्योंकि इस प्रूफ के प्रोसेस पे, इस प्रोसेस पे भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल, सवाल नंबर 64 सीडीएस 2018 के पेपर में बना था। करो जरा करके बताइए। हां जी होगा प्राची, आप परेशान ना हो, करो। गोरा सवाल है ना? इस चित्र में ए बी सी डी और पी क्यू पैरेलल हैं। ए बी माइनस सी डी 72 है। बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है। बीपी से पीसी का पीक्यू की लंबाई पूछी है। क्या मैं सवाल को बड़ा कर दूं? क्या आपको याद रहेगा? चलिए मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं।
इस सज्जन क्वेश्चन के अनुसार ए बी माइनस सी डी 72 सेंटीमीटर है और आपसे सवाल में पीक्यू की लंबाई पूछी है। बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है। ये बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है। चलो नाउ लिसन केयरफुली करेंगे। कैसे करिएगा? तो भैया ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी, इसमें पैरेलल दिखाई दे रहा है, सिमिलरिटी। मौज आ गई, मौज आ गई, छोटा मोटा ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये लेंथ 3 है तो ये कितना है बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड 3 और 5 8, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 8 है। तो ये रेशियो पी क्यू से ए बी का रेशियो भी 3 8 होगा। ये रेशियो भी पी क्यू से ए बी का 3 8 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये रेशियो भी पी क्यू से ए बी का 3 8 होगा। आएगा? आप बोलोगे सर जी बिल्कुल आ गया समझ में, हमें बिल्कुल कचरा ना समझें। हाँ, वी आर कचरा विद खुशबू। तो भैया ये ट्राइंगल है और ये इसमें पैरेलल है, तो छुटका मुटका ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। छोटे ट्राइंगल में अगर ये 5 है तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड 8 है, 5 8, यानी कि यहां पे पी क्यू से सी डी का रेशियो भी 5 8 आएगा। पी क्यू से सी डी का रेशियो भी 5 8 होगा, पी क्यू से सी डी का रेशियो भी। अब आपके सामने दो अलग अलग रेशियो बन गए। आपके सामने दो अलग अलग रेशियो बन गए, मैंने अलग अलग कलर से लिखा है। एक रेशियो कह रहा है कि पी क्यू से ए बी का रेशियो 3 8, पी क्यू से ए बी का। दूसरा रेशियो कह रहा है पी क्यू से सी डी का रेशियो 5 8। इन दोनों ही रेशियो में पी क्यू तो कॉमन है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी पी क्यू का मान 3 कह रहा है, एक आदमी पी क्यू का मान 3 कह रहा है, दूसरा आदमी 5 कह रहा है? तो गलत बात है। पी क्यू का मान 3 और 5 अलग अलग कैसे हो सकता है? पी क्यू का मान तो सेम रहना चाहिए ना। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो यानी कि 15 15 बना लेते हैं, एलसीएम इक्वल कर लेते हैं, एलसीएम इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहां पी क्यू से ए बी का रेशियो 3 8 है। अब 3 को अगर 15 बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। रेशियो को हमेशा मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, है ना। 3 को अगर 15 बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 से गुणा करा तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 5 अट्टे 40। यहां पी क्यू से सी डी का रेशियो 5 8 है। अगर इस 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुणा, पूरे रेशियो में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 लिखा हुआ और ये हो जाएगा 3 अट्टे 24। ये हो जाएगा 3 अट्टे 24। आप बोलोगे सर अब आया मजा, अब आया मजा। यानी कि मैंने जो इक्वल वैल्यू थी, जो दोनों में कॉमन थी, कॉमन वैल्यू थी पी क्यू, मैंने उसको बराबर कर लिया। तो देखिए ये पी क्यू 15 है तो ये 40 है, ये पी क्यू 15 है तो आपका सी डी 24 है। ये तीनों लाइन में रिलेशन आ गया ए बी पी क्यू सी डी में। सवाल में बोला ए बी माइनस सी डी 72, तो ए बी माइनस सी डी है कितना? अगर ए बी 40 है तो सी डी 24 है। तो ए बी माइनस सी डी आएगा 40 में से 24 घटाओ 16। ए बी माइनस सी डी आएगा 16 यूनिट। 16 की वैल्यू सवाल में 72 सेंटीमीटर दिया है। कितने गुना? तो आ जाएगा 16 चौका 64 8, 16 पंजे 80, 4.5 गुना। आपसे पी क्यू पूछा है तो पी क्यू है 15 यूनिट, तो 15 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। 15 चौका 60 और 7.5, 67.5 सेंटीमीटर। 67.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। पी क्यू की लंबाई 67.5। गजब का सवाल है। इस सवाल को ऑस्कर मिलना चाहिए था, मिला नहीं। मैं दिलवाऊंगा। सवाल तू नाराज मत हो, तुझे तेरा हक मिलेगा। आइए सवाल नंबर 65। ये बताओ, ये सवाल एज इट इज 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड की किताब से मैं बैच में करवाता हूं हर साल। मुझे लगता है कि भैया अच्छा सवाल है, एसएससी कभी भी बना सकता है। करो। दिए गए चित्र में ए बी ई एफ और सी डी पैरेलल है। आपके सामने गोरा चित्र दिया है। कलवा चित्रम बनवे नहीं करते।
आपके सामने ए बी ई एफ सी डी, ये ए बी ई एफ और ये सी डी पैरेलल लाइन है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ईजी 5 सेंटीमीटर, जीसी 10 सेंटीमीटर। ईजी 5 सेंटीमीटर है, जीसी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। डीसी 18, डीसी आपका 18 सेंटीमीटर है, डीसी 18। ओके, ए बी 15, ए बी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ए बी 15, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? ए सी, यानी कि ए से लेके सी तक की लंबाई पूछा है। करो, ए से सी तक की लंबाई बताइए। यह सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इस सवाल में दो दो बार सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। ये ए बी ई एफ सी डी तीनों पैरेलल लाइन है। ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ए बी 15 सेंटीमीटर, सी डी 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप बोलोगे बहुत सही, बढ़िया। ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई? आप मुझे बताओ ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सा ये क्या दिख रहा है तुमको? बता दो। ये कैंची फिगर है सर। सर ये जिगजैग फिगर है, जिगजैग। मैंने बताया था जब भी दुनिया के किसी सवाल में ऐसी जिगजैग फिगर दिखे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमेशा आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्योंकि ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों आमने सामने के इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे सवाल में ये साइड 5 सेंटीमीटर दी है, 10 सेंटीमीटर दी है, ये साइड आपके 18 सेंटीमीटर दी है। आप बताओ क्या ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है? क्या करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है? अल्फा के सामने 5 है, अल्फा के सामने 10 है, करस्पॉन्डिंग साइड ही तो है। ये 5 और 10, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। अल्फा के सामने मेरे भाई ये 5 दिए, 10 दिए, 5 10 क्या है बेटा? ये करस्पॉन्डिंग साइड है तो है, अल्फा के सामने 5 है, अल्फा के सामने 10 है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2। तो यहां भी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर इसके सामने 18 सेंटीमीटर तो इस एंगल के सामने क्या 9 सेंटीमीटर नहीं आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। 5 का दुगुना 10 है तो यहां भी 9 का दुगुना 18 आएगा। 9 का दुगुना 18, यानी कि ये लेंथ ई एफ जो आएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोले हां? बोले हां? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। जिगजैग फिगर जहां भी ये दिखे तुरंत सिमिलरिटी पेल दो, अल्फा थीटा अल्टरनेट एंगल। यहां अल्फा के सामने 5, ये 10, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2। ऐसे ये करस्पॉन्डिंग साइड होते 1:2, तो यहां भी 9 18 1:2 आ गया। बस अब देखो उतना ही देखा करो जितनी जरूरत हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? उतना ही देखा करो जितनी जरूरत हो, वरना पिटाई हो सकते बीच बाजार में, समझे? आप बोलोगे यस सर। अब आप बताओ, फिर से सिमिलरिटी लग जाएगा, फिर से सिमिलरिटी लग जाएगा। देखो ये पूरी लेंथ कितनी है? 5 और 10 15 है। ये पूरी लेंथ है 5 जमा 10 15। यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर है, टोटल जोड़ के 15 सेंटीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें निकालना है पूरी साइड, एसी निकालना, एसी। अब आपको मेरे भाई यहां पे दो लाइन पैरेलल दिखाई दे रही हैं। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप बोलोगे सर कल ही पता लग गया ये तो। अगर छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। ये 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 9 और 15 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 रेशियो 5। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 5 है। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3 5 होगा। छोटे बड़े ट्रायंगल में ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3 5 होगा। छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड है 9 और 15, इनका रेशियो कितना है? 3 5। मेरे प्यारे भाई ये भी छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3 5 होगा। आप बोलोगे सर हो लाला 3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, 5 गुना 5 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। आंसर 3 की वैल्यू 15 है, 5 की वैल्यू 25। कैसा लगा बेटा सवाल? ठीक है, ये भी पेपर में नहीं आया, ये सीबीएसई बोर्ड की किताब में है। मैं करवा देता हूं हर साल बैच में।
आगे चलेगा। सवाल नंबर 66, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 66, अगला क्वेश्चन CHSL 2024 प्री में। यह सवाल CHSL 2024 के प्री के पेपर में आया है, और एक बार नहीं, यह सवाल 3 बार आया है अलग अलग डाटा पे। सवाल गणित से ज्यादा फिजिक्स का है, गणित से ज्यादा फिजिक्स का है सवाल। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यह सवाल आप मुझे करके दिखा दो बेटा। जिस बच्चे का फिजिक्स कमजोर है उससे यह सवाल नहीं होने वाला। मैं देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर हकीकत यही है, जो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, एक भी बच्चा इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाया होगा, एक भी सिंगल बच्चा, क्योंकि भैया उन्होंने कभी इस तरह की चीजें देखी ही नहीं। और मैंने आज से पहले यह सवाल करवाया नहीं, मैं तो पहली बार करवा रहा हूं बैच में। करो जरा, मैं सवाल आपको पढ़ के बताता रहूंगा, आप समझते रहो। ए मैन लुक्स एट द रिफ्लेक्शन of the top of a lamp post on the mirror that is 6.6 meter away from the foot of lamp post. The man's height is 1.25 meter height and he is standing 2 meter away from the mirror. Assuming that the mirror is placed on the ground facing the sky and the man and that of mirror and that of lamp post are in a same line. Find the height of lamp post. लैंप पोस्ट की हाइट क्या है? करो सवाल। तुक्का मार के नहीं बताना है कि आप लोगों ने तुक्का मार के कर दिया, कॉन्सेप्ट भी बताओ मुझे कैसे हुआ। ए मैन लुक्स एट द रिफ्लेक्शन ऑफ टॉप ऑफ लैंप पोस्ट ऑन द मिरर दैट इज 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। द मैन्स हाइट इज 1.25 meter and he is standing 2 meter away from the mirror. आप लोगों ने रेशियो तो इक्वल कर दिया होगा, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, मान लो ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये एक लैंप पोस्ट समझ लीजिए या एक खंबा समझ लीजिए कि भैया ये खंबा है, ये खंबा है, ठीक है। अब यहां जो है मेरे दोस्तों एक आदमी खड़ा है, यहां एक आदमी खड़ा है, मान लो ये एक आदमी है, ये आदमी है। आदमी के माथे में आंखें होंगी, आंखें, ठीक है। एक आदमी एक लैंप पोस्ट के टॉप के रिफ्लेक्शन को देखता है एक मिरर में, और ये जो लैंप पोस्ट है ऑन द मिरर, ये जो मिरर है वो आदमी के फुट से 6.6 मीटर दूरी पर है, ठीक है। ये जो शब्द होता है मेरे भाई, ये नियरेस्ट प्रोनाउन के लगता है। मिरर जो है वो लैंप पोस्ट से 6.6 मीटर दूरी पर है। आदमी की हाइट 1.25 मीटर है और वो मिरर से 2 मीटर दूर खड़ा है। यह मानते हो कि मिरर जमीन पर रखा गया है और ये स्काई को फेस कर रहा है। मिरर, आदमी और लैंप पोस्ट सेम लाइन पर है। देखो भैया, ये रहा लैंप पोस्ट, ये रहा आदमी। एक मिरर यहां पर रखा गया है मेरे दोस्तों, मिरर ऐसे, यहां मिरर, यहां पे ये तो मिरर पे पॉलिश हो रखी है। ये मिरर की चमकदार सतह है, आप इसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो आप एक बात बताओ, इस लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है मेरे भाई, ये मिरर से कितना दूरी पर है? ये मिरर से 6.6 मीटर की दूरी पर है। ये मिरर जो है लैंप पोस्ट से 6.6 मीटर की दूरी पर है, मान लो 6.6 मीटर की दूरी पर है। ये आदमी जो है इस मिरर से कितना दूरी पर खड़ा है? 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इस आदमी की हाइट कितनी है? 1.25 मीटर है आदमी की हाइट। आपसे पूछा लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है।
आदमी इस लैंप पोस्ट के टॉप का, लैंप पोस्ट के टॉप का रिफ्लेक्शन देखता है आदमी इस मिरर में। कैसे रिफ्लेक्शन देखेगा? देखो भैया, इस लैंप पोस्ट से मेरे प्यारे भाई लाइट इस मिरर में टकराएगी, टकराएगी टक, और ये टकराने के बाद टक आदमी की आंख पे जाके लगेगी, फिर आदमी इसका रिफ्लेक्शन देख पाएगा। ऐसी तो देखेगा मेरे भाई। यही तो फिजिक्स का नियम है। यहां से लैंप पोस्ट के टॉप से सनलाइट आएगी और वो सनलाइट यहां मिरर में लगेगी टक, फिर उसका रिफ्लेक्शन जो है, रे, फिर किरण ऐसे जाएंगी आदमी की आंख पे जाके मिलेंगी, और ये आदमी उसका रिफ्लेक्शन मिरर में देख पाएगा। ऐसे ही होगा। यानी कि जो सूरज की किरण है वो ऐसे चलेंगी मेरे भाई, ऐसे ऐसे चलेंगी, फिर यहां पे टकराएंगी। ये क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। मेरे भाई आपने नियम पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ा होगा कि अगर ये मिरर में पॉलिश कर रखी है, पॉलिश कर रखी है, अगर कोई किरण इस पे आके टकराती है फिर वो वापस जाती है मेरे दोस्तों। ये बोलते हैं इंसिडेंट रे और ये बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल बराबर होता है। अगर ये एंगल आई है मान लो और ये एंगल आर है, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। ये फिजिक्स में आता है। ठीक है? अगर कोई भी मिरर है, इस पर एक रे किरण आके टकराते, फिर वो वापस जाती रिफ्लेक्ट होके, तो ये जो है मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बराबर होता है मेरे दोस्तों। अगर ये बराबर है तो ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस, ये दोनों बराबर है। मान लो थीटा थीटा, ये थीटा थीटा है, तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। ये टोटल 90 है भाई, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आर, ये तो अगर मान लो ये थीटा थीटा है, इक्वल है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे ना। यहां यही तो चीज दे रखी है कि ये सूरज की किरण आई और ऐसे आके टकरा गई, तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बराबर होने चाहिए, थीटा थीटा होने चाहिए कि नहीं? कि ये एंगल आई एंगल आर सेम है, तो 90 डिग्री में से घटा के भी सेम आएगा, ये 90 डिग्री में से घटा के भी सेम आएगा, ये दोनों भी सेम होंगे कि नहीं? यानी कि ये दोनों मेरे दोस्तों कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए फिजिक्स के नियम से। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। अब ये थीटा के सामने लैंप पोस्ट की हाइट आपको निकालनी है। यहां थीटा के सामने आदमी की हाइट 1.25 है, 1.25। यहां इस ग्रीन एंगल के सामने शेडो 6.6 है, और यहां ग्रीन एंगल के सामने ये जो है ये दूरी 2 मीटर है। ये 6.6 मीटर है, 2 मीटर आ गया। 2 से चला जाएगा 3.3 बार, क्वेश्चन मार्क आ गया 1.25 गुणा 3। 1.25 होता है 5/4, बेसिकली 1.25 को 5/4 लिख लो गुणा 3.3, तो आ जाएगा ये आपका जी 16.5/4। 4 चौक 16, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, 4.13 आ जाएगा अप्रोक्स। डी ऑप्शन आंसर है, अप्रोक्स 4.13। ठीक है? तो आपने आंसर निकाल लिया, ये अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को नहीं पता था। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। चलिए आगे चलेंगे। ये सवाल बताओ बेटा। करो। अगला सवाल, सवाल नंबर 67 है मेरे भाई आपके सामने। ये सवाल एज इट इज सीजीएल 2017 के मेंस के पेपर में आया है, एज इट इज। चलो, सवाल में बोला है आपके सामने डायग्राम दिया गया है, इसमें 2 स्क्वायर हैं जिनकी भुजाएं 8 और 20 सेंटीमीटर है। शेडेड एरिया बताओ क्या होगा। मैं हटा दे रहा हूं यहां से ऑप्शन, कुछ ढक लेंगे सवाल को। हाँ, आपके सामने प्यारे बच्चे यहां पर 2 वर्ग दिखाए गए। वर्ग आप जानते हैं, चारों भुजाएं बराबर होते, चारों कोण 90 डिग्री होते, जिनकी भुजाएं 8 और 20 सेंटीमीटर है। यानी कि इस स्क्वायर की ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है,
और ये साइड जो है, ये वाली साइड बड़े, सॉरी 20 सेंटीमीटर है ना। ये स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होते, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अच्छा ये 8 है, ये 20 है, तो कितना आ जाएगा? 28। ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, 8 + 20। ठीक है, ये स्क्वायर की साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। क्या आप लोगों को भी वो दिख गया जो मैं दिखाना चाह रहा हूं? आपके सामने चित्र में दो स्क्वायर बनाए गए, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे तिरछा मिला दिया। ये वाला जो त्रिभुज है इसको शेडेड कर दे, इसी का एरिया निकालना है। छोटे स्क्वायर की साइड 8 है, बड़े स्क्वायर की साइड ये 20 है, तो मैंने पूरा जोड़ के लिख दिया 8 + 20 28, तो 28 आ गया। आपसे पूछा है मेरे भाई शेडेड एरिया। शेडेड एरिया अपने आप में एक राइट एंगल है समकोण त्रिभुज को, कि एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल भी मेरे दोस्तों यहां पर 90 डिग्री का होगा, ये भी एक राइट एंगल है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी भी राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल बनाया जाएगा तो ये हमेशा सिमिलरिटी का सवाल है। राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल बनाया जाता है तो सिमिलरिटी को, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा, तीसरा एंगल अपने आप बराबर आ जाएगा 90 - थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा मेरे भाई, है ना। इस स्क्वायर की ये साइड 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। अब यहां छोटे बड़े राइट एंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 8 है 28। छोटे ट्रायंगल में 8 है, बड़े ट्रायंगल में 28 है, तो रेशियो कितना है? 4 दूनी 8, 4 7 28, 2:7। छोटे ट्रायंगल में 8 है, बड़े ट्रायंगल में 28 है, रेशियो कितना है? 4 दूनी 8, 4 7 28, 2:7। तो ये रेशियो भी तो 2:7 आएगा, ये रेशियो भी तो 2:7 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन छोटे ट्रायंगल में अगर ये लेंथ 2 यूनिट है तो बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये 7 यूनिट है, क्योंकि 8 है 28 रेशियो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2:7 का ये रेशियो भी तो 2:7 आएगा। अब 7 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। बोलो इस स्क्वायर की जो साइड है 20 सेंटीमीटर ना, बड़े वाले की 7 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 1 की वैल्यू 20/7। अगर 7 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू 20/7 सेंटीमीटर, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दुगुना, यानी कि 40/7 सेंटीमीटर, तो 40/7 सेंटीमीटर आ गया। बोले हाँ। क्लियर है? आप बोलोगे सर मैं अच्छी तरीके से समझ गया, 40/7 सेंटीमीटर, तो यानी कि 40/7 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, एक साइड 90 डिग्री बनाने वाली 8 है, दूसरी मैंने सिमिलरिटी लगा के निकाली है 40/7, ये शेडेड एरिया आ गया, यानी कि 160/7 आंसर है। 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया। गजब का सवाल है। जहां राइट एंगल के अंडर राइट एंगल दिखेगा वहां आपको 100% सिमिलरिटी लगानी है। ये टाइप आ चुका, और आगे मैंने बहुत सारे सवाल इसी कंसेप्ट पर लिए हैं। तो ये वाला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 68। अभी थोड़ा सवाल कम आने लगा है, पहले तो हर साल एक सवाल मेंस में आता ही था। सवाल 2019 सीजीएल मेंस का है, एज इट इज बनाइए। करो भाई। आपके सामने चित्र दिया है, सब कुछ चित्र दिख रहा है। आया मीन्स का सवाल, या चित्र में बोलो है ABCD आयत है। आयत आप समझे हैं? आयत में भी रेक्टेंगल में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, केवल आमने सामने की साइड बराबर होंगी। रेक्टेंगल में केवल आमने सामने की साइड ही बराबर होती है, चारों साइड बराबर नहीं होती हैं। बोला है साइड CD पर एक पॉइंट P है इस प्रकार से कि BC 24, BC अच्छा BC 24 है, ठीक है, DP 10 है, ठीक है, CD 15 है, CD
सी डी 15 है तो ये 5 बचेगा बेटा, 10 और 5 15। सी डी अगर 15 है तो ए से लेके बी तक की लंबाई भी 15 आ जाएगी, ए से लेके बी तक की लंबाई भी 15। अब बोला है एपी लाइन बढ़ाई गई है, बीसी को बढ़ाया गया, क्यू पर मिलते हैं। आपसे पूछा ए क्यू की लंबाई, ए क्यू आपसे पूछा है, क्या नहीं हो सकता सवाल? बिल्कुल हो जाएगा भैया। भैया ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, रेक्टेंगल है, ये आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब यहां पे आपको दो दो राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है, बोलो दिखा? आप बोलोगे सर कल ही दिख गया हो। राइट एंगल के अंदर अगर राइट एंगल दिख रहा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भैया अगर ये 5 है, ये 15 है, अगर ये 5 है 15 तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, 5 15 1:3 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ये भी तो 1:3 होगा। यानी कि अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो पूरा लेंथ कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। भाई साहब ये राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख गए है भाई, ये 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 1:3, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का क्यू सी से क्यू बी का रेशियो 1:3 होगा। अगर पूरा लेंथ 3 है 1 है तो ये 2 नहीं है बचा। बोलो भाई साहब अगर ये पूरा लेंथ 3 है ये 1 है तो ये कितना बचा? 3 में से घटाओ 2, 2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है 12 गुना। अगर 2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है 12 गुना तो 3 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने पूरी साइड निकाल ली यहां से यहां तक 36। भाई ये पूरी लेंथ 3 है 1 है, ये बचेगा 2, बी से सी तक 2 बचेगा, 2 की वैल्यू 24 है 12 गुना, तो पूरा लेंथ है 3, 3 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी 36 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने पूरी साइड निकाल ली यहां से यहां तक की 36 सिमिलरिटी लगा के। अब मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं, मुझे ये सब चाहिए नहीं मेरे भाई। अब मैं आगे बढ़ चुका हूं जिंदगी में, क्योंकि मुझे निकालना था ए क्यू। मेरे कदम एकदम क्लियर है, बड़ा वाला राइट एंगल है, इस राइट एंगल की मेरे भाई ये बड़का राइट एंगल है, दो साइड मुझे पता चल गई 90 डिग्री बनाने वाली, तीसरी साइड में निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। 15 36 किससे कट रहा है? 3 से, 5 12, यानी कि 5 12 13 का ट्रिपलेट है यहां पर, बस 3 गुना हो रहा है। 3 पंजे 15, 12 3 36, ये आएगा 13 3 39, 39 इसका आंसर है। देखो रे सब बड़का बड़का सवाल सिमिलरिटी का कैसे हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास हम इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बाय।